दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान बड़ी लंबी यात्रा करके हमारे बीच पधारे हैं। सूरत गुजरात से हैं। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसे आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं वेद प्रकाश ओझा जी। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपने मुझे इतने बेहतरीन स्टेज पे लाके खड़ा किया, क्योंकि जो किसी ने नहीं किया वो आपने करके दिखाया है। तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा, आपको सैल्यूट करना चाहूँगा सर। थैंक यू वेद प्रकाश जी। ये एक प्रयास था और आप जैसे सफल लोग जब इस मंच पे आए तो फिर ये सफल हो गया। तो आपका स्पेशली इतनी दूर से आने के लिए व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे सर। जी सर, मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। अच्छा। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और मैं जब पैदा हुआ अपने घर में तो मेरा फैमिली कंडीशन बहुत अच्छा था। अच्छा, ओके। क्योंकि मेरे दादाजी थे, वो लगभग 20 साल से मुखिया थे गांव के। अच्छा, वेरी गुड। जमीन जायदाद बहुत थे। मेरे फादर ग्राम सेवक थे। अच्छा। लेकिन 7 साल का मैं जब था, मेरे फादर एक्सपायर कर गए। उनको हार्ट अटैक आया और मैं बहुत छोटा था। उस समय मुझे पता नहीं कि फादर का, एक पिता का साया जो होता है, उसका क्या उतना महत्व होता है, क्योंकि उस नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे मैं बड़ा होना शुरू हुआ। मेरे एक छोटा भाई था, 2 सिस्टर थी। एक 1 साल की थी, दूसरी उससे बड़ी थी। मेरे घर के लोग खेत में काम नहीं करते, क्योंकि मैं अच्छा फैमिली से था। और मेरी पढ़ाई जो है प्राइवेट स्कूल से मैं चला आया सरकारी स्कूल में। अच्छा, ओहो। और मैं साइकिल से नहीं, पैदल जाके मैंने एजुकेशन लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट थे सर। और मैंने अपने गांव के प्राइवेट स्कूल को छोड़ के एक माझागढ़ जगह है, वहाँ के मैं सरकारी स्कूल में जाना शुरू किया। और मैं वहाँ से हाई स्कूल पास किया सर। इंटर में एडमिशन हुआ। उसके बाद घर के हालात ख़राब होने शुरू हो गए, ज़मीन बिकने शुरू हो गए। ओहो, अच्छा। और बिकते 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 लगभग 10 एकड़ ज़मीन बिक चुका था। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कोई काम करना चाहिए। तो मैंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे नौकरी नहीं मिला। राइट। क्योंकि बिहार अब जाएंगे तो वहाँ पे रिश्वत का काम होता है। हर व्यक्ति को अगर जॉब चाहिए तो आप कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ओके। अब मेरे पास था ही नहीं। तो मैं चालू ट्रेन से सूरत पहुँचा और जाके वहाँ पे साड़ी बुनने वाला जो मशीन चलता है, टेक्सटाइल सर, उसमें मैंने 2 साल काम किया। अच्छा। 6,000 मुझे मंथली मिलना शुरू हुआ। उसके बाद सोच बड़े थे, मैं 10 बाई 10 के रूम में रहता था। राइट। रात को जब 12-1 बजते थे तो मैं छत के ऊपर खड़ा होकर देखता था, शहर पूरा लाइटिंग से जगमगा रहा होता। मन में आता था कि मेरा घर ऐसा कब होगा। बगल वाले हंसते थे कि तू 6,000 का महीने कमा के ऐसा घर में कैसे रह सकता है। फिर उसके बाद मैंने 2 साल बाद मैंने किराना दुकान चालू किया। अच्छा। कई लोगों से पूछा कि मुझे कामयाब होना है सर, तो मैं कौन सा काम करूं, क्योंकि अपने बड़ों के पास जाते हैं तो हमें अच्छा सुझाव देते हो सर। कई लोगों ने बोला कि प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ, कई लोगों ने बोला बिजनेसमैन बन जाओ। एक व्यक्ति ने सलाह दिया छोटा किराना का दुकान चालू करो, बहुत पैसा मिलता है। अच्छा। और मैंने किराना दुकान चालू कर लिया। सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता था। और मेहनत यानी सुबह 5 बजे दुकान खोलता था, क्योंकि जहाँ पे मेरा दुकान था वहाँ बहुत सारे लोग थे और मेरा सिंगल दुकान था। रात को 12 बजे दुकान से घर जाता था। बहुत मेहनत किया। 8 साल मेहनत करने के बाद
जो इनकम आने चाहिए, जो सपने मैंने देखा था, पूरा नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद मेरी शादी हुई, क्योंकि पता ही है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो घर के लोग सोचते हैं शादी हो जाए। जी जी। और शादी हुई तो घर के लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि लड़का बिजनेसमैन है, तो इतना बड़ा उसका रोजगार है, ये है वो है सर। और उसके बाद मेरा शादी हुआ। फिर शादी के बाद दुकान वाला काम काज चल रहा था, और उसके बाद सर धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हुए। और उसी बीच एक मेरी बच्ची पैदा हुई, भगवान ने उसे इस धरती पे लाया। जी। और घर छोटा ही से तो आपको पता है। फिर बच्ची होने के बाद एक समय की बात है कि मैं लोगों से पूछना शुरू किया, जो हमसे बड़े लोग थे, जो अमीर थे, मेरे जो संगत के कुछ लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। मैं उनके पास गया और बोला कि मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी अमीर बनना है, मैं कौन ऐसा काम करूं? तो उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है। राइट। ऐसे मैं आप सबका वीडियो देखता था सर। दुकान पे बैठ के, आपका नाम सुना था, आज दर्शन हो चुके हैं आपके। सर सर। मदान साहब को मैं देखता था, और मुझे डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट तो शुरू में नहीं थे, लेकिन लाइफ स्टाइल देखने के बाद, वो सामान देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से मेरा सपना पूरा हो सकता है। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया और आज आपके सामने बैठा हूँ। वंडरफुल। बहुत आपकी जो स्टोरी है सर, उसमें दर्द भी है और उसमें इंस्पिरेशन भी है। बिहार से चले, गुजरात पहुँचे, छोटी सी नौकरी की, किराना दुकान की है, और आज आपका बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। मैं जानता हूँ कि आप किस प्रकार की गाड़ियाँ रखते हैं, किस प्रकार के बंगले में रहते हैं, तो वो एक अद्भुत स्टोरी है और हमारे व्यूअर्स प्रेरणा ले सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आज आप कहाँ हैं, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपके बड़े सपने हैं तो वेद प्रकाश ओझा जी की तरह ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम कर सकती है। बहुत खूब सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आप डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत कामयाब लीडर हैं सर। ये तो सर आप सबके आशीर्वाद है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप ही सबसे सीख के हम लोग तो आगे निकल रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है सर, आपकी महानता है, आपका बड़ा नाम है। और एक बड़ा नाम बनने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? अभी सर हमारे बीच में मैं मदान साहब को सुनते रहता हूँ सर, आपको भी सुनता हूँ सर, और ऐसे कई हमारे गुरु हैं, क्योंकि चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, राइट, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। बहुत अच्छी सोच है। एक सफल लीडर सर होने के लिए उसके अंदर जैसे आपको उसके उठने जगने के क्रियाकलाप, राइट, बात करने के तौर तरीके, ओके, लोगों से मिलने जुलने के तौर तरीके, एक सफल लीडर बनने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करना, राइट, नए लोगों को ढूंढना, उसके बाद टाइम का उसके पाबंद उसको होना चाहिए। ओके, दूसरा चीज़, एक सफल लीडर जो बोले वो करके दिखाए। वंडरफुल, एक सफल लीडर अगर अचीवमेंट करता है तो उसकी टीम भी अचीवमेंट करती है। तो एक सफल लीडर होने के लिए आपको टेलीविज़न, आपको गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आप जो भी गलत नशा करते हैं, मैं बोलते रहता हूँ, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो भी चीज़ें हैं आपको नहीं करना है। आपको मार्केट से अलग हट के बनना पड़ेगा सर, क्योंकि आप आदर्श है। एक सफल लीडर आदर्श होता है, जो आप करेंगे वही आपकी टीम करती है। तो डिसिप्लिन में रहना है, बिल्कुल, कमिटमेंट को पूरा करना है, बिल्कुल। तो मतलब एक जो अच्छे इंसान वाले गुण होते हैं जी, वो अगर हमारे अंदर होंगे तो फिर हम अच्छे लीडर बन जाएंगे। बिल्कुल सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपकी ज़िंदगी के बारे में आपने बताया, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का जो सबसे टफ टाइम था जी, सबसे मुश्किल समय, वो कौन सा था और उससे आप कैसे उभरे? आज भी वो मुझे दिन याद है। मैं किराने दुकान से आया सर, उसी बीच डायरेक्ट सेलिंग को मैं शुरू करने जा रहा था, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर थी जो धीरे धीरे बड़ी हो गई। दोनों के शादी करने थे, फादर नहीं थे। मेरी शादी हुई, एक बच्ची हुई, और जब बच्ची मेरी हुई तो 2300 रुपये खर्चा आया उसको हॉस्पिटल से लाने में, मात्र। अच्छा, 2300, क्योंकि नॉर्मल पैदा हुई हो। मैं किराना दुकान चला रहा था, मेरे पास उस समय 2300 रुपये नहीं थे। अच्छा, हो, तो मैंने जो चावल का बोरी 700 रुपये का था उसको मैं 600 में बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, पैसे के लिए? कई प्रोडक्ट मैंने हाफ रेट में बेचा। हॉस्पिटल से मैं आया, डॉक्टर से बोल के मैं आ रहा हूँ पैसे लेके, और मैंने जल्दी जल्दी कम रेट में बेचना शुरू किया लोगों से बोल के, ताकि वो 2300 रुपये मेरे पास आ जाए।
अच्छा। फटाफट जो बच्ची को मैं लगभग दोपहर में लाने वाला था, मैं शाम को लेके आया। और मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़राब समय था वो। उसके बाद वो बच्ची आई, 6 महीने की हो गई थी, मैं डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने 3-4 लोग का फॉर्म भरा, एक ऐसे व्यक्ति का ज्वाइनिंग कराया, खुशी की लहर मेरे अंदर दौड़ चुका था कि अब तो कुछ होने वाला है, क्योंकि अच्छा लीडर आपको मिलता है। राइट। तो उम्मीद जो 1 साल बाद आपको करने वाला होता है, वो उम्मीद आपके अंदर जग जाती है कि मुझे एक बहुत बड़ा लीडर मिल चुका है जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। राइट। मैं घर पहुंचा, रात को बारिश हो रहे थे। मैं घर पहुंच के सोचा कि मैं अपने फैमिली से दिखाऊंगा कि आज इतना बड़ा ज्वाइनिंग निकाल के लेके आया हूँ। 6ठा महीना चल रहा था 2014 का, जोरदार बारिश हो रहा था और बारिश के बूंदे जो हैं मेरे घर से, मेरे छत से नीचे घर के अंदर गिर रही थी। पतरा का रूम था। राइट। मेरी बच्ची जो है लगभग 2-250 का चारपाई जो होता है लोखंड का, लोहा का, उसको मैंने शनिवारी मार्केट से लाया था, उसी पे सोई हुई थी। वाइफ के हाथ में छतरी था। अच्छा हो। और रो रही थी। बोली कि जब ऐसा ही करना था तो पैदा क्यों किया। मैं भी बैठ कर रोने लगा। वो फॉर्म मेरे जेब में ही था और मैंने उसी रात को संकल्प लिया, अपने बच्ची के सर पे हाथ रखा और मैंने कसम खाया कि जब तक मैं सफल नहीं बनूंगा अपने घर पे लौट के नहीं आऊँगा। और मैं अपने घर पे 6 महीने नहीं गया। अच्छा। मैं अपने घर को उसी रात को छोड़ दिया था और मैं मंथली 3 लाख पे पहुंच के तब मैं अपने घर गया था। तो घर, गाड़ी सब हो गया? अब सब कुछ हो चुका है। सूरत में मेरे पास 9 जगह घर हैं। अच्छा। मेरे पास फार्म हाउस है। वंडरफुल। दैट्स बिहार में जहाँ पैदा हुआ था वहाँ पे मेरे पास 1 एकड़ में फार्म हाउस है। वंडरफुल। और जहाँ पे जिस घर में मेरा जन्म हुआ था उस गांव का नहीं, उस पूरे 5-7-10 गांव के सबसे बेहतरीन और ब्यूटीफुल घर है। वंडरफुल। देखिए, वेद प्रकाश ओझा जी की जो कहानी है वो हम सब के लिए प्रेरणा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी में और कितने स्थितियों से गुजरते हैं, और जब आपके अंदर जज्बा है तो फिर रास्ते मिलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की यही खूबी है, तो ये आपको फर्श से अर्श पर लेके चली जाती है। बिल्कुल सर, राइट सर, परफेक्ट एग्जांपल है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। कुछ क्वेश्चंस हैं सर जो व्यूअर्स ने पूछे हैं। बिल्कुल सर, इजाज़त है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। विश्वनाथ जी का क्वेश्चन है जी। मान लीजिए मैं एक कंपनी में जुड़ा हूँ, उस ग्रुप का अपलाइन अच्छा न हो तो टीम चेंज किया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिसका अपलाइन अच्छा होता है, जिसका अपलाइन अच्छा है, तो आपको उससे बड़ा लीडर बनने का कम संभावना है। ओके, राइट। अब तक देखा गया डायरेक्ट सेलिंग में जिसके अपलाइन कमजोर होता है, चाहे जिसका अपलाइन नहीं होता है, वो मजबूत बनता है, वही इतिहास बनाता है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। जिग्नेश भाई कोहाली का प्रश्न है जी। सर, मेरी अपलाइन मुझे ज्वाइन कराकर छोड़कर चले गए जी। वो दूसरी कंपनी करते हैं जी। मुझे क्या करना चाहिए? अपलाइन बोलते हैं कि ये उससे अच्छी कंपनी है, इसमें आ जाओ, अब मैं क्या करूं? सर मैं बोलता हूं, हमेशा बोलते रहता हूं कि जिसका एक बाप होता है और एक बात होता है वही सफल होता है। राइट। उस समय जो आपका अपलाइन ने आपको ज्वाइनिंग कराया था उस समय इस कंपनी को भी अच्छा बोला होगा। राइट, राइट। तो ऐसे जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आप लाइफ टाइम कंपनी ही बदलते रह जाएंगे और असफल नहीं बन सकते। मतलब एक अच्छी कंपनी है आपके पास में जो गाइडलाइन को फॉलो करती है, प्रोडक्ट ठीक ठाक हैं जी, तो फिर आप अपलाइन छोड़ के चला जाए तो कोई बात नहीं, आप जमे रहिए। क्योंकि सफल हमें होना है, कामयाब हमें होना है, सपने अपने पूरे हमें करना है। अपलाइन तो एक आपका माध्यम है सिस्टम पहुंचाने का। गॉड ने उनको उस समय भेजा कि आपके पास सिस्टम जा रहा है जिससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। बस अपलाइन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके नीचे एक ज्वाइनिंग गिर जाता है तो आप अपलाइन बन जाते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। जी। गोपेंद्र कुमार जी का प्रश्न है जी। एक बार खूब मेहनत करके अगर 500-600 लोगों की टीम बना लेते हैं जी, तो एक तरफ से टीम बनती है, एक तरफ से बैठती चली जाती है, तो फिर इस मुसीबत से कैसे निपटे? गोपेंद्र जी, इस हालात में सबसे पहले टीम बनाना बड़ी चीज़ नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में अभी तो ऐसे परंपरा बन चुके हैं कि सारी कंपनी जो है जो डायरेक्ट सेलिंग के नियम को पालन करती है वहाँ पे ज्वाइनिंग के पैसे नहीं लगते हैं।
राइट तो ऐसे में देखा जाए टीम बनाना तो हम एक दिन में 1000 लोग को जोड़ सकते हैं। राइट लेकिन अगर आपको सही मायने में अगर एक अच्छा लीडर बनना है और टीम मजबूत टीम बनाना है राइट तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन, कंपनी के प्रोफाइल, राइट प्रोडक्ट के बारे में और जो अच्छा लीडरशिप के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में अपने टीम को टेंड करने चाहिए। राइट और टेंड करने के बाद तब फील्ड में भेजें। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। जी संदीप मेगा स्टार का प्रश्न है, जी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग शुरुआत में कौन सी गलतियां करने की वजह से गिव अप कर लेते हैं, यानी छोड़ देते हैं, जी। और बिजनेस को आसान तरीके से कैसे बिल्ड किया जाए? नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है सर कि जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो बड़े जोश में होते हैं, राइट क्योंकि लगता है कि जो लोग यहाँ पे अचीवमेंट किए हैं मैं फटाफट आऊँ और मैं भी उसी तरह बन जाऊँ। राइट लोग पूछते हैं सर मैं क्या करूँ कि मैं भी आपकी तरह कामयाब हो जाऊँ। फ्रेंड्स, कोई रातों रात अमीर नहीं बनता है। सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग टीम का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बनेगा तब बड़ा लीडर नहीं बन सकते हैं। राइट तो उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अच्छे होंगे तब की टीम अच्छी होगी। दैट्स ग्रेट, जी। वंडरफुल। जी महेंद्र डाबी जी का प्रश्न है, जी एक नए नेटवर्कर की आदर्श दिनचर्या क्या होना चाहिए? जो अभी ज्वाइन किया है तो जी। उसका वर्किंग स्टाइल क्या हो? जी, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले एक नए जो हमारे बीच में जो एसोसिएट आते हैं, जो ज्वाइन करते हैं एक लीडर, तो सबसे पहले उनको मैं यही बोलता हूँ कि शुरू के दिन में आपको ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का रूल है कि सुबह आप मॉर्निंग में उठें, एक डायरी तैयार करें। राइट डायरी तैयार करने के बाद एक संकल्प लिखें फर्स्ट पेज में अच्छा कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के, अपने फादर मदर को साक्षी मान के एक कमिटमेंट करता हूँ कि जिस सिस्टम को मैंने ज्वाइनिंग किया है, ये सिस्टम हमारी ज़िंदगी की पहली और अंतिम कंपनी है। वाओ वंडरफुल, मुझे अपने सारे सपने को यहीं से पूरा करना है और नीचे अपना साइन कर दीजिए। वेरी गुड। और उस चीज़ को रोज़ मॉर्निंग में पढ़िए ताकि आपके सपने जो हैं, आपका जो संकल्प है वो याद आए। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। दूसरे पेज को आप निकालिए और अपना दिनचर्या नोट करिए कि मुझे रोज़ सुबह इतना बजे उठना है, जो टाइमिंग जो आप उठने का टाइमिंग हो। राइट होता क्या है, कई बार देखा गया है कि किसी जगह हम घर बनाते हैं और घर में अशुभ होना शुरू होता है, राइट तो हम बोलते हैं कि वास्तु दोष हो गया है। सेम उसी तरह एक इंसान के अगर लाइफ में सक्सेस नहीं आता है सर, तो मैं मानता हूँ उसके अंदर ही वास्तु दोष घुस चुका है। तो उस वास्तु दोष को बदलने के लिए जो टाइमिंग पे उठते हैं उस टाइमिंग को चेंज कर लीजिए। अच्छा, थोड़ा पहले उठ जाइए। जो भी आपके संगत में लोग हैं उनको बदल लीजिए, राइट क्योंकि आपके संगत में तो गरीब लोग थे। जो भी आपके करीबी लोग हैं जिनसे आपको सीखने को नहीं मिलता है उनको छोड़िए, और जिनको आप आदर्श मानते हैं उनके साथ बैठना शुरू कर दीजिए। वंडरफुल एक लिस्ट बनाइए, सर, जितने भी आपके टीमें हैं उनके टॉप लीडर का लिस्ट बनाइए और चाय रखिए। फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद, और चाय को उठा के पीते रहिए और एक एक व्यक्ति को गुड मॉर्निंग, कैसे आप, कैसा चल रहा है आपका, ऐसे कुछ लोगों को कॉलिंग करिए। समझिए कि आपने कई मीटिंग के बराबर काम कर लिया। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। बहुत संक्षेप में आपने बहुत गहरी बात बताई सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगला प्रश्न जानकी पाल जी का है और बहुत सीरियस सा प्रश्न है। जी जब से डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया है तब से अपने खर्चे खुद पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। जी एक भी मीटिंग मिस नहीं करता। मेरी पत्नी नाराज़ होकर चली गई। मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूँ? एक्चुअली सर, ये डायरेक्ट सेलिंग में शुरू में पैसे नहीं आते हैं। मैं तो यही मीटिंग में बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस है। राइट शुरू में आपको पैसे कम आते हैं, यानी हम तो बोलते हैं कि ये छात्रवृत्ति है। जब हम नर्सरी में होते हैं, एलकेजी में होते हैं, यूकेजी में होते हैं, स्टैंडर्ड 1 में होते हैं, तो वहाँ पे इनकम नहीं आती। वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन लेना होता है, वहाँ पे खर्चा क्या आता है। सेम डायरेक्ट सेलिंग है। शुरू में यहाँ पे आपको अपने जेब से खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये आगे चल के बड़ा वृक्ष बन जाता है। राइट तो चाहे सबसे पहले आप माइंड पे लोड लेके काम नहीं करें। जो सोचते हैं कि मैं काम करके गैस का सिलेंडर आ जाएगा, दूध आ जाएगा, बच्चों का फी आएगा, नहीं आ सकता। तो शुरू में कहीं से आप घर का 6 महीने का राशन पानी की व्यवस्था कर लें
अपने फील्ड के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने जूते के लिए, अपने सारे पेट्रोल के खर्चे जो है कहीं ना कहीं से आप इसका व्यवस्था कर लें ताकि माइंड पे लोड नहीं हो, फील्ड में निकल जाए। एक कभी मत सोचें, अगर आप सोचते हैं कि यहीं से मेरा शुरू में खर्चा निकलना शुरू हो जाए, तो सोच आपका कमजोर है। तो इस सोच से आप एक बड़ा लीडर नहीं बन सकते हैं। बहुत जी। हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं इंटरव्यू के जी, और ये है रैपिड फायर क्वेश्चंस। जी। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा जी, और आपने कोशिश करनी फटाफट उनके जवाब देने। बिल्कुल सर। आपकी मनपसंद बुक? आपका निर्णय आपका भविष्य। अच्छा जी, वेरी गुड। आपकी एक कमजोरी और एक ताकत? मेरी कमजोरी और ताकत एक ही है सर जी। मैं बहुत इमोशनल हूँ। अच्छा। और फटाफट जो बातें मैं बता रहा था मेरे लाइफ के बारे में, मैं रोने लग जाता हूँ। हाँ, इमोशनल थे आप। और इमोशन हो जाता हूँ। और ताकत मेरी वही है कि जब लीडर के साथ मैं इमोशन होता हूँ तो सारे लोग मुझे गले लगा लेते हैं। तो मेरी कमजोरी और मेरी ताकत बस दोनों इमोशनल। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? कोई ऐसी चीज जो आपको पछतावा है कि इस उम्र तक करना चाहिए था, नहीं कर पाए? जो ऐसा तो पछतावा सर नहीं है, क्योंकि जो भी ऊपर उन्होंने दिया है और आप जैसे गुरुओं से मिलकर जो मैंने सीखा है सर, अभी तो शुरू हुआ है। बस एक चीज़ मन में है कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में हुई थी, पैसा मेरे पास नहीं था सर, तो मेरा जो घर है, मेरा जो गांव है बचपन का, मैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण करना चाह रहा हूँ जहाँ पे ना मेडिसिन का ना डॉक्टर का किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़े और वहाँ के लोगों को सारा सुविधाओं पे प्रदान हो ताकि किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चों को लाने के लिए पैसा नहीं भरना पड़े और काम नहीं करना पड़े। बहुत अच्छी सोच है सर आप। जी सर, थैंक यू सर। अंतिम प्रश्न है, आपकी मनपसंद कहावत जिससे आप बहुत प्रभावित हैं? जी सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग में जब आया था ऐसे 6 साल पहले, तो ये जो कहानी है ये मेरे को काफ़ी इम्प्रेस किया था। मैं इसको सुन के और मीटिंगों में बताना शुरू किया। अभी बीच में मैं 3-4 साल से इसको नहीं बता रहा था। एक राजा थे, उन्होंने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि आपके शहर में जितने भी मूर्तिकार हैं सबको बुलाओ और एक मूर्तियों का मेला लगाते हैं और जो भी मूर्तिकार सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगा उसे हम लोग इनाम देंगे। एक दिन तय हुआ, एक तारीख तय हुआ और उस शहर के, उस राज्य के सारे मूर्तिकार मूर्तियों का समूह इकट्ठा करके एक मेला लगा दिया और उसमें राजा को आमंत्रित किया गया। राजा घूमना शुरू कर दिए। घूमते एक मूर्तिकार के पास पहुंचे और देखना शुरू किया तो उस मूर्तिकार ने एक ही जैसा 3 मूर्ति बना के रखा हुआ था। अच्छा। जिसका मिट्टी वही, कलर वही, शकल सूरत वही, कपड़े वही, सब कुछ वही, लेकिन तीनों के गले में जो टैग लगा हुआ था, जो MRP का टैग लगा था, उसमें अंतर था। अच्छा। एक के गले में 200 रुपया, दूसरे गले में 2000 रुपया और तीसरे गले में 20,000 का लेबल लगा हुआ था। राजा सोचना शुरू किए और बोले कि जब सब कुछ वही है, मिट्टी वही है, कलर वही है, लंबाई चौड़ाई वही है, कपड़े वही है, तो भाव में अंतर क्यों? मूर्तिकार ने हंसना शुरू किया और जवाब दिया कि हे राजा, जब मैं पहली मूर्ति को बना रहा था तो सब कुछ बना दिया लेकिन उसके कान में छेद करना भूल गया। अच्छा। वो कुछ सुनता नहीं है, जो भी बोलिए उसको सुना ही नहीं पड़ता है, इसलिए उसका दाम 200 रुपया। राइट। बोले दूसरा का 2000 क्यों? मूर्तिकार ने जवाब दिया कि हे राजा, मैं पहले को बना रहा था, उसके कान में छेद करना भूल गया, इसीलिए मैं बहुत तेजी से छेद कर रहा था, वो आर पार हो गया। अच्छा। सुनता इधर से निकल जाता है इधर से, इसीलिए उसका रेट है 2000 रुपया। बोले तीसरा का 20,000 क्यों? मूर्तिकार ने जवाब दिया, ये पहले के कान में छेद करना भूल गया था, दूसरे का इतना जल्दी छेद किया कि आर पार हो गया, तीसरे के कान में इतना सावधानी से मैंने छेद किया है कि सुनता है यहाँ से, लेता है यहाँ से और करता है यहाँ से, इसीलिए उसका कीमत है 20,000। इसका मतलब, इसका तात्पर्य हुआ सर कि जैसे इस मार्केट में 3 तरह के लोग हैं सर। पहले वो लोग हैं कितना भी आप बोल लीजिए उनको सुनाई नहीं पड़ता है, इसीलिए वो 200-300 रुपये में दिहाड़ी पे काम करते हैं। राइट। दूसरे वो लोग जो सुनते तो जरूर हैं, मीटिंग में आते हैं, सुनते हैं,
जोरदार ताली बजाते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन शाम तक उस चीज़ को भूल जाते हैं। कितना ही मोटिवेट हो जाएंगे, खत्म। राइट। दूसरे वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जैसे उनको ये सब जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की चीज़ें सुनाई नहीं पड़ते हैं, निकल जाते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो डायरेक्ट सलाह जो भी मुझे सुन रहे हैं सर, जिनकी सोच बड़ी है, वो सुनते हैं यहाँ से, लेते हैं दिल से और करते हैं इस माइंड से, अच्छे विचार को अपने पास रख लेते हैं और आज उनकी कीमत जो है आज करोड़ों में है। वंडरफुल, दैट्स तो इससे मुझे बहुत सीख मिला सर। दैट्स ग्रेट सर। आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई और जी बहुत सारा इसमें वैल्यू एडिशन है, बहुत हम इसको अपना सकते हैं, बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल सर। आपने सर समय निकाला, स्पेशली सूरत से आप हमारे बीच में आए। जी हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपका एक बार फिर बहुत आभार। और आपकी जो कहानी है जी जी वो मुझे टच कर गई, हमारे व्यूअर्स को भी उसने टच किया। जी थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से इंडस्ट्री की सेवा थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो ये थे वेद प्रकाश ओझा जी, सूरत गुजरात से हमारे बीच में पधारे। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत होगी। सो इसी प्रकार अपना प्यार और स्नेह बना के रखिए। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।